दोस्तों जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को वैसे तो सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन अभी जो अक्टूबर के महीने से चालू हुआ था तब से लेकर अब तक तकरीबन 4 महीने लगातार गुजर चुके हैं और गाजा के मजलूम लोगों पर वहां पर इजराइल जुल्म कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। रमजान में गाजा को लेकर तुर्की का सबसे बड़ा मंसूबा, मगर अर्दोगान यानी तैयब अर्दोगान साहब ही इस मंसूबे को लेकर, इस प्लान को लेकर आखिर क्यों परेशान हैं और ऐसा क्या हुआ था 2010 में जिससे आज भी तैयब अर्दोगान साहब डर रहे हैं। वो काला दिन जिसको याद करके आज भी कांप जाता है तुर्की, और आखिर क्या हुआ था 2010 में। तो मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे एंड तक जरूर देखें। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रमजान आने वाले हैं, रमजान बहुत करीब हैं और ये बड़ा ही बाबरकत और मुकद्दस महीना होता है जिसमें हर मुसलमान बहुत ढेरों इबादत करता है, रोजे रखता है और बहुत सारे नेक कामों को सरअंजाम भी देता है। जैसे जैसे रमजान करीब आ रहे हैं वैसे वैसे दुनिया भर में अब गाजा को लेकर भी टेंशन बढ़ती जा रही है। और दोस्तों वो इसलिए कि पिछले दिनों की अगर कुछ एक्टिविटीज को देखा जाए, गतिविधियों को देखा जाए, तो पिछले कुछ दिनों के बयानात को अगर देखें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो इजराइल रमजान का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, बल्कि उसने तो रमजान के महीने में गाजा को लेकर कुछ खास तरह की प्लानिंग ही कर रखी है। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि इजराइल की तरह अब तुर्की में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पर अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, यानी रमजान और गाजा को लेकर कुछ बड़ी प्लानिंग की जा रही है। एक ऐसी प्लानिंग जिससे परेशान होकर न सिर्फ इजराइल के ही कान खड़े हो गए हैं बल्कि खुद तुर्की भी बहुत ज्यादा टेंशन में है, वहां की गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा टेंशन में है और उसको ये खतरा सताने लगा है कि कहीं इस बार भी रमजान में गाजा की वजह से 2010 का वो दिन रिपीट ना हो जाए कि जिसको आज भी तुर्की के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर याद किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे 2010 का वो काला दिन कौन सा था। 2010 का वही काला और वही खतरनाक दिन कि जिसको आज भी अगर टर्की में आम लोग या फिर टर्की की गवर्नमेंट याद कर लेती है तो इन लोगों की रूह कांप जाती है। मगर अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आप सबके जहन में जुम्बिश कर रहा होगा, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा होगा कि आखिर 2010 का वो काला दिन क्या है, क्या हुआ था उस दिन, और आखिर तुर्की को एक बार फिर से गाजा की वजह से वो दिन रिपीट होने का खतरा क्यों सता रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं रमजान में गाजा को लेकर इजराइल की प्लानिंग की, क्योंकि इजराइल सबसे पहले गाजा में प्लानिंग कर रहा है कुछ बड़ा करने की, जो पिछले कुछ दिनों से हमें नजर भी आ रही है। जैसा कि अभी बेनी गेट्स की तरफ से 1-2 दिन पहले ही ये बयान जारी किया गया है। और दोस्तों आप याद रखिए कि ये वही बंदा है कि जो इजराइल की वॉर कैबिनेट में भी शामिल है। इस बंदे ने अपने बयान में कहा है कि दुनिया को जान लेना चाहिए और हमास को भी जान लेना चाहिए कि अगर रमजान तक हमारे कैदी हमारे घरों पर वापस नहीं आते तो हम जंग जारी रखेंगे रमजान में भी, और खास तौर से रफा वगैरह पर अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे। साथ ही साथ इस बंदे ने यह भी कहा कि हमास के पास ऑप्शन है, या तो वो सरेंडर कर दे और हमारे होस्टेस को आजाद कर दे ताकि गाजा के अंदर लोग खुशी खुशी और सही तरीके से रमजान को सेलिब्रेट कर सकें, वरना पता है आप लोगों को अंजाम क्या होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इजराइल का बेंगवीर नाम का वो जो एक एक्सट्रीमिस्ट नेता है, यानी कि कट्टरपंथी नेता है, जो आए दिन अपनी कट्टरपंथी एक्टिविटीज की वजह से मीडिया में छाया हुआ रहता है, उसकी तरफ से भी एक बयान आया है और उसने गवर्नमेंट से कहा है, यानी नेतन्याहू से कहा है कि हमको चाहिए कि हम आने वाले रमजान में वेस्ट बैंक में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में एंटर ही ना होने दें। और हैरानी की बात तो यह है कि अगले ही दिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से भी ऑफिशियली बयान जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि मस्जिद अक्सा के अंदर जाने की तो इजाजत होगी लेकिन हम लिमिटेशंस लगा देंगे, यानी बहुत कम तादाद में ही मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में एंटर होने दिया जाएगा। और हम ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी वगैरह को मेंटेन किया जा सके। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि मस्जिद अक्सा कोई आम जगह नहीं है बल्कि मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे मुकद्दस जगह मानी जाती है। बात सिर्फ इसी रमजान की नहीं है बल्कि मस्जिद अक्सा के बारे में तो हर रमजान में यही सुनने को मिलता है कि वहाँ पर इजरायली फौज ने मुसलमानों को रोकने की कोशिश की या उनके ऊपर अलग अलग तरह के कानून थोपने की कोशिश की। नतीजा ये होता है कि हर साल ही वहाँ पर क्लैश हो जाता है और इस बार तो ऑलरेडी जंग चल रही है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों हालात कैसे बन सकते हैं ये सोचना भी बड़ी मुश्किल की बात है। यही वजह है कि खुद इजराइल की भी कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन खुले तौर पर इस बात को लिख रही है कि ये जो गवर्नमेंट ने मस्जिद अक्सा से जुड़ा हुआ फैसला लिया है ये खतरनाक साबित हो सकता है और हो सकता है हमारी गवर्नमेंट पर ये बैकफायर कर जाए।
इसके अलावा हमास का भी इस पर बयान आया है और उसने कहा है कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में एंटर करने से रोकने का फैसला किया गया है, ये दरअसल कट्टरपंथ यहूदियों की जो मजहबी जंग है उसका एक हिस्सा है। इतना ही नहीं, हमास ने यह भी कहा कि तमाम मुसलमानों को इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए और खुले तौर पर फिलिस्तीन के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। दोस्तों, ये तो थी इजराइल की पूरी कहानी। अब थोड़ा सा हम आपको तुर्की की जानिब भी ले चलते हैं कि तुर्की का आखिर इस मैटर में क्या किरदार है। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर के बाद जब ये जंग शुरू हुई थी तो इजराइल ने आम लोगों को कत्लेआम शुरू कर दिया था। तो तुर्की से इस तरह की खबर निकल कर आई थी कि वहाँ की जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल इश्यूज वगैरह पर काम करती है, यानी इंसानियत के लिए काम करती है, उन लोगों ने ये फैसला किया है कि हम तुर्की समेत दुनिया भर के अलग अलग देशों से सोशल एक्टिविस्ट को इकट्ठा करेंगे, यानी ऐसे लोगों को जो इंसानियत के लिए काम करते हैं, और फिर हम सब लोग छोटी छोटी बोट के जरिए, छोटे छोटे जहाज़ों के जरिए से मेडिटेरियन सी में उतरेंगे और पूरे समुद्र को पार करते हुए गाजा की तरफ पहुंचेंगे और फिर गाजा के करीब पहुंचकर नॉन वायलेंस तरीके से ही, यानी कि हथियारों के बिना ही उस ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश करेंगे जो लंबे वक्त से इजराइल ने गाजा के लोगों पर लगा रखा है और उनको कैद कर रखा है। छोटे छोटे जहाज़ों यानी कि बोट्स वगैरह के जरिए से तुर्की से गाजा की तरफ जाने वाली ये फौज कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि हजारों की तादाद में होने वाली थी। मगर फिर वक्त के साथ ही ये खबर न जाने कहां दफन हो गई थी। लेकिन अब जब एक लंबा वक्त गुजर चुका है तो इस मंसूबे से जुड़ी हुई कुछ खबरें फिर से बाहर निकल कर आ रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब इन लोगों की तैयारी भी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, प्लान में थोड़ी सी चेंजेस जरूर हुई है, यानी कि बदलाव जरूर किए गए हैं और ये कहा गया है कि बहुत सारी छोटी छोटी नाव और बोट्स की बजाय अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 बड़े जहाज़ों को ही लेकर जाएंगे। लेकिन ये जहाज़ इतने ज़्यादा बड़े होंगे कि इसमें एक साथ बेशुमार लोग तो आ ही जाएंगे, साथ ही साथ इतना ज़्यादा सामान भी रखा जाएगा कि जिससे उम्मीदों से कहीं ज़्यादा गाजा के लोगों की मदद हो सकेगी। इस पूरी मुहिम को, इस पूरे मिशन को जो लोग मैनेज कर रहे हैं उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट भी कर दी गई है कि हमारा ये बेड़ा जो 2 बड़े कार्गो शिप में मिलकर बनेगा, जिसके अंदर सोशल एक्टिविस्ट समेत सैकड़ों आम लोग भी सवार होंगे, ये बहुत जल्द ही समुद्र में उतरने वाला है और रमजान की शुरुआत तक गाजा के करीब पहुंच जाएगा। जाहिर है दोस्तों, इजराइल के लिए तो काफी परेशान कर देने वाली खबर है ये, क्योंकि इस जहाज में जितने भी लोग आ रहे हैं वो खुले तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि हम तो हथियारों वगैरह के बिना ही आ रहे हैं। तो अब इजराइल इनको किस तरीके से मैनेज करेगा या किस तरीके से टैकल करेगा, ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि तुर्की में ये जो कुछ भी चल रहा है, ये जो कुछ भी प्लानिंग हो रही है कुछ ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविस्ट की तरफ से, इन तमाम चीजों की वजह से तुर्की की गवर्नमेंट के कान भी खड़े हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि तुर्की गवर्नमेंट की परेशानी की वजह यही है कि क्योंकि इसको डर है कि कहीं 2010 का वो काला दिन एक बार फिर से रिपीट ना हो जाए। तो अब सवाल यह है कि 2010 में हुआ क्या था। दरअसल दोस्तों, बात करें अगर सन 2010 की, तो सन 2010 में भी तुर्की के अंदर बिल्कुल इसी तरह का एक प्लान बनाया गया था और इसी तरह की एक कोशिश को अंजाम दिया गया था। और उस वक्त लगभग 6 बड़े बड़े जहाज़ों को तैयार किया गया था जिसमें सोशल एक्टिविस्ट और आम लोग सवार हुए थे और इनका इरादा भी यही था कि वो नॉन वायलेंस तरीके से इजराइल और इजिप्ट के उस ब्लॉकेड को तोड़ देंगे कि जिन्होंने गाजा के लोगों पर लंबे वक्त से उन्होंने लगा रखा है और उनको बुरी तरीके से कैद कर रखा है। इन 6 जहाज़ों के अंदर इन लोगों ने गाजा के आम लोगों के लिए बहुत सारी मदद का सामान भी रख रखा था। लेकिन दोस्तों, तुर्की से चले हुए जब ये सारे जहाज बिल्कुल गाजा के करीब पहुंचने वाले थे तो 31 मई सन 2010 के दिन इजरायली फौज ने इन सारे जहाज़ों पर अटैक कर दिया था। और दोस्तों, नतीजा ये हुआ कि 9 निहत्थे सोशल एक्टिविस्ट की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 के करीब बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। हालांकि इन जख्मी लोगों में से भी एक बंदा ऐसा था कि जिसकी 3-4 साल लगातार हॉस्पिटल में रहने के बाद मौत हो गई थी और इस तरह से इजराइल के इस हमले में मरने वाले लोगों का आंकड़ा 10 पर पहुंच गया था। इस पूरे इंसिडेंट के बाद दुनिया तो शौक थी, मगर तुर्की इजराइल के ऊपर बुरी तरीके से भड़क उठा था। इजराइल और तुर्की के रिश्ते पूरी तरीके से लगभग खत्म हो गए थे और अगले कई सालों तक खत्म ही रहे थे। मगर फिर सबसे पहले तो सन 2013 में इजरायली प्रधानमंत्री यानी कि नेतन्याहू ने रजब तैयब अर्दगान से 1-1.5 घंटा चली फोन कॉल में माफी मांगी, जिस माफी को राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान की तरफ से कबूल कर लिया गया था। और फिर 15 और 16 का दौर आते आते इन दोनों के बीच कुछ एग्रीमेंट वगैरह हो गए थे, यानी कि ये पूरा मामला सॉर्ट आउट हो गया था। जाहिर है तुर्की की कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से बिल्कुल उसी तरह का ही मिशन और उसी तरह की मुहिम एक बार फिर से शुरू की जा रही है। तो इसलिए ज्यादातर लोगों की नजर इस चीज पर है कि या तो राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान इस मुहिम को शुरू होने से पहले ही खुद ही रोक देंगे ताकि दोबारा कोई वैसी गलती ना हो, या फिर अगर ये मुहिम शुरू भी हो गई यानी वहां से ये सारे लोग निकल भी गए तो देखना यह होगा कि इस बार इजराइल क्या करता है। क्या इस बार भी इजराइल हमला करेगा, और इस बार अगर हमला होता है तो तुर्की क्या करता है, ये सब तो हमें आगे चलकर मालूम पड़ेगा। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।